बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर 21 स्टार्ट किया है और चैप्टर 21 के पहले दो टॉपिक्स जो हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। और आज ये अगला जो टॉपिक है ये है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और रेडियो एक्टिव डिके। ये जो टॉपिक है आज वाला बेटे, ये रेडियो एक्टिविटी के साथ ही जुड़ा हुआ है और उसी की आगे एक्सटेंशन है, उसी का आगे आप कह सकते हैं सब टॉपिक है। अच्छा, ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आपको जब पढ़ाऊँगा तो आपको साथ साथ आइडिया होता जाएगा। और क्योंकि इसमें से डेफिनेशंस आती हैं। और दूसरा, ये रीड करने वाला टॉपिक है, इसको आप अपनी हेल्पिंग बुक से देख लीजिएगा तो वहाँ पे आपको सेम लिखा हुआ नज़र आएगा। एक्सप्लेन द फिनोमिनन ऑफ न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और रेडियो एक्टिव डिके। हमने बताना है कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और रेडियो एक्टिव डिके का जो प्रोसेस है ये क्या होते हैं। वेन एवर एनी पार्टिकल और रेडिएशन इज एमिटेड आउट ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, देयर इज सम चेंज इन द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट। ये कल जब हमने रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि जी ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर या जिनका चार्ज नंबर 82 से ग्रेटर होता है, उनसे मुसलसल ऐसी शुआएं निकलती रहती हैं जो कि उनके एटम्स को चेंज कर देती हैं। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं ये शुआएं एमिट करके अपने एटम्स को चेंज कर लेते हैं, अपने नेचर को चेंज कर लेते हैं। तो वो कहता है कि जिस न्यूक्लियस में से ये पार्टिकल्स या ये रेडिएशंस निकलती हैं वो न्यूक्लियस कुछ देर के बाद चेंज हो जाएगा। सो दिस एलिमेंट चेंजेस इनटू अ न्यू एलिमेंट। तो अब जो पुराना एलिमेंट है, जो पुराना न्यूक्लियस है या जो पुराना एटम है, वो इन शुआओं को, इन पार्टिकल्स को एमिट करके एक नए एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर या एक नए एलिमेंट के एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो उसका कन्वर्जन का प्रोसेस है कि वो रेडिएशंस को एमिट करके किसी एक नए एलिमेंट के पार्टिकल के अंदर या एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये उसका नए एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। अब इसमें ना रेडियो एक्टिव डिके का जो प्रोसेस है इसमें दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है पेरेंट एलिमेंट और दूसरा है डॉटर एलिमेंट। अब पेरेंट एलिमेंट जो हमारे पास ओरिजिनल एलिमेंट होता है जो कि रेडिएशंस को एमिट कर रहा होता है वो पेरेंट कहलाता है, और वो रेडिएशंस को एमिट करके जिस नए एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट होता है या जो नया एलिमेंट बनता है वो डॉटर एलिमेंट कहलाता है। द एलिमेंट फॉर्म्ड ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके इज कॉल्ड डॉटर एलिमेंट। अब इसने नोट यहाँ पे लिखा हुआ जी, ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज रिमेन्स एप्लीकेबल। ये जो रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस है ना, ये एक आपने कहा था कि न्यूक्लियर प्रोसेस है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, किस किस चीज़ की कंजर्वेशन का जो लॉ है वो अप्लाई होगा, वो चार्ज नंबर है। अब चार्ज नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ और इसका मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देख लें, जब कोई एक एलिमेंट किसी नए एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। मैस नंबर, अब मैस नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए के साथ और इसका मतलब होता है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो हमारे पास डॉटर एलिमेंट्स बनेंगे ना, उन दोनों के अंदर प्रोटॉन्स की टोटल तादाद भी सेम रहेगी और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद भी सेम रहेगी। ये आगे अभी इसका जिक्र भी करेगा। मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मैस एनर्जी, मैस भी और एनर्जी भी, ये दोनों चीज़ें भी हमारे पास क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तीनों लॉज जो हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन या रेडियो एक्टिव डिके में ओबे होंगे। अच्छा जी, इसके बाद ये जो कंजर्वेशन के जो लॉज अप्लाई होते हैं उसके बाद वो हमें आगे बताता है टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब चूँकि आपने रेडिएशंस पढ़ा था कि रेडिएशंस तीन टाइप की हो सकती हैं, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गामा रेडिएशंस। तो उसी की बेस पे डिपेंड करते हुए रेडियो एक्टिविटी के भी तीन टाइप्स हो सकती हैं। मतलब हम कह सकते हैं जी हमारे पास कोई एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें से अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहे हैं, अल्फा रेज निकल रही हैं, तो वो रेडियो एक्टिविटी की एक टाइप होगी जिसे हम नाम देंगे अल्फा डिके का। अब इसमें ना हम अल्फा डिके में ये देखेंगे कि अगर किसी न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उस न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट होता है।
दूसरा हम कहते हैं जी कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें से बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज निकल रही हैं, तो उस रेडियो एक्टिविटी को नाम दे देंगे बीटा डिके का। और बीटा डिके में हम देखेंगे कि जब किसी न्यूक्लियस में से बीटा रेडिएशंस, बीटा रेज या बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं तो उस न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट होता है। तीसरा हम कहते हैं जी हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जिनके न्यूक्लियस में से गैमा रेज या गैमा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो ये जो गैमा, इसे हम नाम दे देते हैं गैमा डिके का। और जब किसी रेडिएशन, किसी एलिमेंट में से, किसी न्यूक्लियस में से गैमा पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे तो उस न्यूक्लियस के ऊपर वो क्या इफेक्ट डालेंगे, इसको भी आगे देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी अल्फा डिके। अल्फा डिके का मतलब ये है कि अगर किसी न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है तो उस न्यूक्लियस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, फर्ज करें मैं कहता हूँ जी ये मेरे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाइड है जिसका एटॉमिक मास A और चार्ज नंबर Z के इक्वल है। अब इसमें से मैंने अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालना है। अगर आपको याद हो तो आपको कहा था, कल मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में आपने सुना कि अल्फा पार्टिकल जो है ये सिंपल हीलियम का एक न्यूक्लियस है। ये मैंने आगे लिखा हुआ है, ये हीलियम का एक न्यूक्लियस है और हीलियम के अंदर चूंकि 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल का जो मास नंबर होगा वो 4 और चार्ज नंबर 2। अब ये जो मेरे पास पेरेंट न्यूक्लियाइड है, इसने अपने में से एक अल्फा पार्टिकल को बाहर निकालना है, तो ये अल्फा पार्टिकल इसमें से बाहर निकल गया। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलने के बाद जो डॉटर न्यूक्लियाइड बनेगा ना, उसका एटॉमिक मास नंबर विल बी डिक्रीज बाय 4। अब क्यों डिक्रीज बाय 4, क्योंकि चार्ज जो मास नंबर 4 है वो तो अल्फा पार्टिकल लेके बाहर निकल गया, तो यहां से फिर A-4 आ जाएगा एंड चार्ज नंबर विल बी डिक्रीज्ड बाय 2, क्योंकि ये जो चार्ज नंबर 2 है ये अल्फा पार्टिकल लेके बाहर निकल जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है, जब भी किसी न्यूक्लियाइड में से अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा तो उसके मास नंबर में 4 की कमी आएगी और चार्ज नंबर में 2 की कमी आएगी। क्यों, और फिर ये मास नंबर 4 एट चार्ज नंबर 2 कहाँ पे जा रहा है, ये अल्फा पार्टिकल लेके बाहर निकल रहा है। अच्छा, अब उसने जो कहा ना कि जी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कांस्टेंट रहेगी, मास कांस्टेंट रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों को आप ऐड कर लें तो A-4 प्लस 4 कर लें तो आंसर फिर A आ जाएगा, Z-2 प्लस 2 कर लें, आंसर फिर हमारे पास Z आ जाएगा। अब इसको यहाँ से रीड कर लेते हैं जी। इन एन अल्फा डिके द पेरेंट एलिमेंट लूजेस 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। ये वही 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स हैं जिनको अल्फा पार्टिकल या हीलियम का न्यूक्लियस लेके बाहर निकला है। सो द चार्ज नंबर Z ऑफ द डॉटर न्यूक्लियस डिक्रीजेस बाय 2। अब वो पेरेंट जिस डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो उस डॉटर एलिमेंट के अंदर जो है वो चार्ज नंबर में 2 की कमी आ जाएगी एज कंपेयर टू द चार्ज नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाइड, कि जो पेरेंट न्यूक्लियाइड का चार्ज नंबर था उससे डॉटर के जो है वो चार्ज नंबर में 2 की कमी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो लेके जो अल्फा पार्टिकल है या जो हीलियम का न्यूक्लियाइड है वो 2 प्रोटॉन्स लेके निकल गया। द मास नंबर A डिक्रीजेज बाय 4, क्योंकि अल्फा पार्टिकल ने 2 न्यूट्रॉन भी लिए, प्रोटॉन भी लिए, फिर बाहर निकला, तो जो चार्ज नंबर है उसमें 2 की कमी आई तो मास नंबर में 4 की कमी आ जाएगी। अब ये उसने वही जो इक्वेशन है जो मैंने आपको समझाई है वो यहीं पे उसने वही आपको दिखा दी है, सिर्फ मैंने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल लिखा, उसने हीलियम लिख दिया। अब देखें यहाँ पे वो इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा है। हेयर XAZ पेरेंट एलिमेंट, YA-4 Z-2 डॉटर एलिमेंट। ये हीलियम का न्यूक्लियाइड, ये अल्फा पार्टिकल है। अब इसकी एग्जांपल देखें जी, ये रेडियम है 22688, इसमें से जब एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो ये रेडॉन में कन्वर्ट हो गया। अब देखें रेडियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर 226 है, रेडॉन का एटॉमिक मास नंबर 222, ये 4 और 222 ऐड करेंगे तो वापस 226 बनेगा। रेडियम का चार्ज नंबर 88 है, रेडॉन का चार्ज नंबर 86 है, और ये हीलियम का यानी अल्फा का 2, 86 प्लस 2 करेंगे तो वापस 88 आ जाएगा। मतलब फिर जो मास और चार्ज हैं वो सेम रहेंगे। नीचे यूरेनियम U-23892, ये अल्फा पार्टिकल को एमिट करके थोरियम में कन्वर्ट हो रहा है। थोरियम का जो एटॉमिक मास है वो 234 है, तो 234 प्लस 4 करेंगे तो 238, और थोरियम का चार्ज नंबर 90 है, 90 प्लस 2 करेंगे तो फिर 92। अच्छा, फिर उसने लिखा हुआ है आफ्टर अल्फा डिके द डॉटर एलिमेंट मूव्स 2 प्लेसेस बैकवर्ड इन द पीरियोडिक टेबल, कि जहाँ पे उसका पेरेंट न्यूक्लियाइड पड़ा था ना पीरियोडिक टेबल में, डॉटर न्यूक्लियाइड उससे 2 जो दर्जे हैं वो पीछे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका चार्ज नंबर विल बी डिक्रीज्ड बाय 2। ये डॉटर के बारे में उसने बात की। अच्छा, जिसके बाद आता है हमारे पास बीटा डिके।
ये कल भी बच्चों आप लोगों को बताया था कि बीटा डिके या बीटा रेडिएशंस ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होती हैं। अच्छा, अब ये देखें जी, नेगेटिव बीटा पार्टिकल इज़ एन इलेक्ट्रॉन। ये बात भी हमने कही थी कि बीटा पार्टिकल जो है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मैंने आपसे साथ ये कहा था कि यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिर सवाल बनता है कि ये बीटा रेज तो निकल रही है न्यूक्लियस में से, तो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया? क्योंकि चैप्टर 20 में तो हम ये पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिजाइड ही नहीं कर सकता, इट कम्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये यहाँ पे सवाल है, when a beta particle is emitted out of any nucleus then its mass number does not change but its charge number increases by 1। अच्छा, मैं यहाँ पे ये लाइन एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूँ कि बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आता कहाँ से है। ये बेटे इलेक्ट्रॉन नहीं होता न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन पड़ा हुआ होता है ना, जो न्यूट्रॉन पड़ा हुआ होता है, तो वो न्यूट्रॉन बेसिकली स्प्लिट होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर। अब प्रोटॉन न्यूक्लियस अब और फिर ये स्प्लिटिंग होती है न्यूक्लियस के अंदर ही। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर स्टे कर सकता है, वो वहीं रह जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर स्टे नहीं कर सकता। तो इसलिए जैसे ही एक जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन वहीं पे ठहर जाता है और फौरी तौर पर इलेक्ट्रॉन वहां से तेजी के साथ बाहर निकलता है, जिसे हम बीटा पार्टिकल का नाम दे देते हैं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, बल्कि ये जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में से फौरी तौर पर बाहर निकलना पड़ता है। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैसेस को अगर कंपेयर किया जाए तो प्रोटॉन का मैस 1836 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के निस्बत, और फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसका न्यूट्रॉन का मैस तकरीबन आपस में बराबर होते हैं, बहुत थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो प्रोटॉन जब न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाता है तो इसका मतलब न्यूक्लियस के मैस में चेंज नहीं आता। लेकिन देखें, अब वो न्यूट्रॉन स्प्लिट किया था तो एक प्रोटॉन वो पीछे छोड़ाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का इजाफा हो जाता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जब एक प्रोटॉन का इजाफा हो गया तो चार्ज नंबर बढ़ गया, मैस नंबर नहीं बढ़ा, क्योंकि प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन जो स्प्लिट किया था दोनों का मैस तकरीबन बराबर था। तो फिर इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी एक न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल निकलेगा तो वो उसके चार्ज नंबर में एक का इजाफा कर देगा, बट मैस नंबर उसका सेम रहेगा। द एमिशन ऑफ अ बीटा पार्टिकल फ्रॉम एनी एलिमेंट एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एक्स ए जी, ये बेटे पेरेंट न्यूक्लियाइड बताया जा रहा है, वाई ए। देखें, पेरेंट का मैस नंबर और डॉटर का मैस नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन का मैस माना गया 0 है, और इसका चार्ज नंबर जो है डेट विल बी इंक्रीज बाय 1 Z+1, क्योंकि एक प्रोटॉन का इजाफा हो गया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब इसकी एग्जांपल देखें, जो वो इसमें बता रहा है, इन बीटा डिके अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन एंड अ नेगेटिव बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। N10 ये न्यूट्रॉन है, ये H11 प्रोटॉन एंड बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन E0-1 इसमें कन्वर्ट हुआ। इसकी एग्जांपल थोरियम, ये थोरियम जिसका एटॉमिक मास नंबर 232 और चार्ज नंबर 90 है, ये कन्वर्ट हो रहा है जी प्रोटेक्टिनियम में, ये बीटा पार्टिकल बाहर निकले। अब देखें, प्रोटेक्टिनियम का जो मास नंबर है वो 232 है, दोनों का सेम है, लेकिन थोरियम यानी जो पेरेंट न्यूक्लियाइड है उसका एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर 90 है, लेकिन इसका जो डॉटर न्यूक्लियाइड बना उसका चार्ज नंबर में 1 का इजाफा हो गया। अब वो कहता है जी ड्यूरिंग द बीटा एमिशन नो चेंज इन मैस नंबर, ये हम ऊपर देख चुके हैं, चार्ज नंबर इज इंक्रीज बाय 1, ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। आफ्टर बीटा डिके द डॉटर एलिमेंट मूव्स 1 प्लेस अहेड इन द पीरियोडिक टेबल। जो डॉटर न्यूक्लियाइड बनता है उसके चार्ज नंबर में चौके 1 का इजाफा हो जाता है, तो वो अपने पेरेंट न्यूक्लियाइड से 1 कदम आगे चला जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन चार्ज नंबर। अब इसके बाद बेटे हमारे पास आता है गैमा डिके। अब ये जो गैमा डिके है, आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि जो गैमा रेज हैं वो गैमा पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स पर मुश्तमिल हैं, ये सिंपल लाइट है। तो जैसे एक एटम एक्साइट होता है, डी एक्साइट होता है, तो वो लाइट को एमिट करता है, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे एक न्यूक्लियस एक्साइट होता है और फिर जब वो वापस आता है अपने ग्राउंड स्टेट पे तो उसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है उसको वो एमिट करना शुरू कर देता है। इसको भी रीड कर लेते हैं। गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। ये वो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब ये लाइट है, बट इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है। इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होने का मतलब ये है कि एक गैमा पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। When any electron of an atom absorbs energy, it jumps from the ground state to the higher energy state and the atom becomes excited.
वो कहता है कि जब किसी एटम का न्यूक्लियस एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी स्टेट पे आ जाता है। यहाँ पे उसने वर्ड लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन का। व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस एक्साइटेड एटम रिटर्न्स टू इट्स ग्राउंड स्टेट देन इट एमिट्स द एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो ये पुरानी बात है जो हमने चैप्टर 9 उसमें 20 में भी पढ़ी थी कि वो एटम जो एक्साइटेड स्टेट में गया था वो जब वापस आएगा डी एक्साइट होगा तो उसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसको फोटोन की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में एमिट करेगा। आगे देखें जी, आगे वो कह रहे हैं इन मच द सेम वे आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल्स द न्यूक्लियस इज समटाइम्स एक्साइटेड टू अ हायर स्टेट। कि कभी कभार ऐसा होता है कि जब न्यूक्लियस ने अल्फा या बीटा पार्टिकल को एमिट किया होता है ना, तो अल्फा या बीटा पार्टिकल को एमिट करने के बाद उस न्यूक्लियस की एनर्जी अपनी ग्राउंड स्टेट एनर्जी से बढ़ जाती है। तो हम कहते हैं जी न्यूक्लियस एक्साइट हुआ हुआ है। द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस इज अनस्टेबल सो इट कम्स बैक टू द ग्राउंड स्टेट बाय एमिटिंग गैमा रेडिएशन। गैमा रे इज सिंपली फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी। तो वो जो एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस होता है उसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की होती है उसने उस एनर्जी को गैमा फोटोन की फॉर्म में एमिट करके वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आना होता है। अब चूंकि ये गैमा पार्टिकल सिंपल एक फोटोन है जिसका ना तो कोई मास है ना कोई चार्ज है, तो हम कहते हैं कि जब गैमा एमिशन होती है तो नो चेंज इन चार्ज नंबर, नो चेंज इन मास नंबर। द एमिशन ऑफ अ गैमा रेडिएशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन देख लें जी, एक्स ए जी, ये जो स्टेरिक या स्टार यहाँ पे लगा हुआ है, स्टेरिक का मतलब है कि ये न्यूक्लियस जो है ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये उसने बता दिया। एक्स ए जी ये न्यूक्लियस वही न्यूक्लियस है, अब इसमें डॉटर न्यूक्लियाइड नहीं बना, सिर्फ ये हुआ कि ये ग्राउंड स्टेट पे आ गया और साथ में गैमा रेडिएशन। इसके एग्जांपल उसने दिया जी निकल का न्यूक्लियस, आप इसको एक्साइट कर लें तो जब ये डी एक्साइट होगा ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो ये गैमा रेडिएशन को एमिट करेगा। अब इसमें बेटे ये अल्फा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके, ये तीनों एज अ शॉर्ट क्वेश्चन अलग अलग आपसे पूछे जा सकते हैं। इनको आपने तैयार कर लेना है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।